नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जसवंत सर उपस्थित हूँ। जीएस के एक नए टॉपिक वायुमंडल के परतों के बारे में बात करेंगे आज। इससे पहले हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा था, वायुमंडल का संगठन क्या होता है, ठीक है, और साथ साथ कह सकते हैं संगठन में धूल, गैस, जलवाष्प, कण होते हैं। आज वायुमंडल की परतों के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगी, जीएस वाली स्पीड रहेगी, बाकी आप लोग मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा बहुत स्लो स्पीड में कंटेंट काफ़ी कम हो पाते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। सबसे पहले वायुमंडल क्या होता है इसके बारे में जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा उनको थोड़ा सा बता देते हैं। वायुमंडल क्या, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। और यह वायुमंडल जो है धूल, गैस, जलवाष्प, कणों से मिलकर के बना हुआ है। वायुमंडल के चारों तरफ वायु की जो परतें हैं उन्हें हम क्रमशः क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभमंडल जो होता है ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्यमंडल को हम मेसोस्फीयर कहते हैं, आयनोस्फीयर आयन मंडल होता है और एक्सोस्फीयर होता है जो बाह्य मंडल होता है। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बाह्य। अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो क्षोभ मंडल निचली परत है, समताप मंडल, इसके बाद फिर यही नीचे दिखाता है बीच में मध्य मंडल की जगह ओजोन मंडल भी लिख दिया जाता है। तो ओजोन मंडल परत जो होगी, ओजोन लेयर जो होगी, किस मंडल में आएगी, कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में थोड़ा भी बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इन परतों का क्रम रटने की कोशिश करेंगे कि क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 8 से 18 किलोमीटर तक मानी जाती है। दूसरी समताप मंडल जो है 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है, अर्थात 50 किलोमीटर के दायरे तक स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल और 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल, 640 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक जो होता है एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल होता है, ठीक है। तो चलिए किनारे से हम देखना शुरू करते हैं। आप अपने नोटबुक में ऐसे भी बना सकते हैं, ये पृथ्वी हो गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरह दिखा सकते हैं। पहली परत आप लिख सकते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में जब बात करेंगे ट्रोपोस्फीयर के बारे में, तो यह 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर क्यों लिखा है? पृथ्वी के धरातल से कहीं 8 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, कहीं 18 किलोमीटर तक ऊंचाई है। आपको पता होगा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यह बीच में रेखा जो है पृथ्वी की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर ली जाती है और ध्रुवों से उसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक ही ली जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, यह भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सूर्य हो गया, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती हैं, ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं। ध्रुवों पर तिरछी आपतित होने की वजह से सूर्य का प्रकाश ध्रुवों पर कम पहुंच पाता है। यहाँ मौसम ठंडा ज़्यादा रहता है। ठंडा मौसम होने की वजह से संवहन धाराएं, अर्थात कह सकते हैं कि वायु है गर्म होकर के ऊपर कम उठ पाती है, वायु गर्म होकर के कम ऊपर उठती है। इसीलिए कह सकते हैं वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जो कम ऊंचाई तक पाई जाती हैं। यही कारण है कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर तक ली जाती है और विषुवत रेखा या मध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर तक मानी जाती है। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा स्पीड ज्यादा है, आज दिक्कत होगी, लेकिन अगर जीएस पढ़ना तो आपको इस स्पीड के हिसाब से सेट होना ही होगा और एडजस्ट करना ही होगा। चलिए देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाएंगी। समस्त मौसमी घटनाएं अर्थात मौसम संबंधी समस्त गतिविधियां क्षोभ मंडल में घटित होंगी। मौसम संबंधी गतिविधियों का मतलब है कि आंधी, तूफान, वर्षा, ठीक है, और कह सकते बिजली कड़कना, ये सब के सब घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे पहली परत के बारे में। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर के बारे में सबसे पहली परत यह ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है, सबसे निचली परत, निचली परत, पृथ्वी की नहीं, पृथ्वी से सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, पृथ्वी के धरातल सबसे नजदीक होती है, उसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है कहीं 8 किलोमीटर है और कहीं 18 किलोमीटर तक, 0 से 8 या 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। 8 किलोमीटर ऊंचाई ध्रुवों पर होगी, 18 किलोमीटर की ऊंचाई जो होगी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होगी। इस परत में जब हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर ताप में कमी होती है, ताप में कमी होती है, ताप में कमी होती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कितना डिग्री सेंटीग्रेड, कितने मीटर पे कम होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर
प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आती है। और अगर बात करते हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले जाते हैं, 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आती है। यह ध्यान रखना होगा आपको कि क्षोभ मंडल में धरातल से ऊपर की ओर जाने पर ताप में कमी पाई जाती है, और यह ताप में कमी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो सीमा होती है उसे क्षोभ सीमा के रूप में जाना जाता है। तो यह निचली परत हो गई, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस क्या कह सकते हैं, इतना ही ध्यान रखेंगे। इसका इंग्लिश नाम क्या, सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर है। कई बार तो एग्जाम में इसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात कह सकते हैं क्षोभ मंडल ना लिख करके ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर लिख करके आता है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे लगाने को बोला जाता है कौन सी निचली परत है, कौन सी मध्य परत है, कौन सी ऊपर की परत है, ठीक है। तो इसे आपका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश सहित इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कौन सी निचली परत है, या कह सकते हैं कि ओजोन जो परत है वो किस मंडल में पाई जाती है। तो अभी हमने सिर्फ क्षोभ मंडल के बारे में बताया कि ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक ताप में कमी होगी, किस दर से कमी होगी, और साथ साथ समस्त मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होंगी, क्षोभ मंडल में, ठीक है। हेलीकॉप्टर उड़ाने की आदर्श कंडीशन यहाँ तो पाई जाएगी, लेकिन वायुयान उड़ाने की आदर्श कंडीशन नहीं पाई जाएगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर बादलों से नीचे उड़ाया जाता है, इसलिए क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ाने की कंडीशन पाई जाती है, जबकि समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाएगी। इसके अतिरिक्त एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 8 किलोमीटर की ऊंचाई ध्रुवों पर होगी, 18 किलोमीटर की ऊंचाई विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होगी। यहाँ ऊंचाई ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से संवहन धाराएं बनेंगी, संवहन धाराएं या कह सकते हैं मौसम गर्म ज़्यादा रहेगा, गर्म होने की वजह से यहाँ मौसमी घटनाएं अर्थात वायु जो होगी, ठंडी वायु ज़्यादा ऊंचाई तक उठेगी, वायु ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी, गर्म वायु, ठीक है, जिसकी वजह से मौसम संबंधी जो घटनाएं होंगी वो ज़्यादा ऊंचाई तक पाई जाएंगी, अर्थात भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। चलिए दोस्तों, बात करना शुरू करते हैं वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल के बारे में। वायुमंडल की दूसरी निचली परत जो है समताप मंडल। समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर है वायुमंडल की दूसरी निचली परत है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है, अर्थात कह सकते हैं 8 से 18 या 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे हम मान सकते हैं, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। समताप मंडल इसका नाम क्यों रखा गया, स्ट्रेटोस्फीयर नाम इसका क्यों रखा गया, क्योंकि इस मंडल में तापमान नियत रहता है, अर्थात तापमान नियत रहने के कारण इस मंडल को हम समताप मंडल के रूप में जानते हैं। तापमान नियत, लेकिन यह कंडीशन कुछ ही दूर तक अप्लाई होती है, अर्थात कह सकते हैं तापमान नियत रहने की घटना इसमें लगभग 20 किलोमीटर तक, यहाँ देखेंगे तो 2 किलोमीटर ऊंचाई तक, यहाँ देखेंगे तो लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही तापमान नियत रहता है, ठीक। तो पहली कंडीशन इसमें लिखेंगे तापमान नियत रहता है, ठीक है। और तापमान नियत रहने की वजह से यहाँ मौसमी घटनाएं तो होती नहीं है, लेकिन वायुयान उड़ाने की जो आदर्श कंडीशन होती है वह इसी मंडल में पाई जाती है, ठीक। वायुयान उड़ाने की आदर्श कंडीशन की आदर्श दशाएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, ठीक है। यह ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त और क्या ध्यान रखेंगे समताप मंडल के बारे में, आप जैसे जैसे 20 किलोमीटर से ऊंचाई पे जाना शुरू करेंगे, ठीक है, यह कहीं ना कहीं तापमान में वास्तव में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तापमान में वृद्धि अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई से जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तापमान में वृद्धि होती क्यों है, यह वास्तव में ओजोन लेयर के कारण होती है, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन परत। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आप रटना शुरू करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी सघनता कहाँ से कहाँ तक होती है, 20 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक। देखिए 20 से जब 35 किलोमीटर की ऊंचाई की बात करेंगे, 20 से 35 किलोमीटर इसी बीच में आएगा, अर्थात यहीं पे ओजोन लेयर विद्यमान है, यहीं पे ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में ही, ठीक है। 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन क्या होता है, O3 फार्मूला होता है, या ऑक्सीजन का ही अपर रूप होता है। ऑक्सीजन का अपर रूप को हम ओजोन कहते हैं। इसका काम क्या होता है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, यूवी रे, ठीक है, यूवी रे जो आती है इन्हें रोकने का काम करती है ओजोन परत। यूवी रे 3 प्रकार की होती हैं, यूवी ए और यूवी बी,
UVC। इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें अर्थात परावैंगनी किरणों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा घातक होती है अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट सी किरणें जो होती हैं वो ओजोन लेयर को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। लेकिन यह पृथ्वी की जो ओजोन लेयर है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन लेयर पाई जाती है, पृथ्वी की सुरक्षा कवच का काम करती है। सुरक्षा कवच का मतलब ये होता है यह पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है, हानिकारक किरणों को आने से रोकती है। इसके अतिरिक्त और क्या बात करना शुरू करेंगे, इस ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? CFC है, ठीक है, फ्लोरीन है, ठीक, और साथ साथ क्लोरीन है, और इसके अतिरिक्त कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, ठीक है। जलवाष्प भी कहीं ना कहीं इसी से क्षति पहुंचाती है। इससे पहले लेयर में हम बता चुके थे कि ओजोन लेयर को, इससे पहले लेक्चर में हम बताए थे कि ओजोन लेयर को कौन कौन सी गैसें क्षति पहुंचाती हैं। तो यहाँ ये मैटर नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना होगा आपको यह कि ओजोन लेयर किस मंडल में उपस्थित है? समताप मंडल में। इसके अतिरिक्त और क्या बात करना शुरू करेंगे ओजोन लेयर के बारे में? 2-4 क्वेश्चन वहाँ रह गए थे, फिर से हम इस पर बात कर लेते हैं, फिर से हम जिक्र कर लेते हैं ओजोन लेयर के बारे में। थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि ओजोन परत की मोटाई किस मौसम में सर्वाधिक होती है, ठीक है। या ओजोन परत की मोटाई हम मापते किससे हैं? डाप्सन एक पैमाना है, डाप्सन, और एक डाप्सन जो होता है वह 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक डाप्सन 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसी डाप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। ओजोन लेयर की मोटाई मापने का सबसे पहले काम किया था जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक ने ओजोन लेयर की मोटाई मापने का काम किया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त ओजोन लेयर में होल कहाँ हो रहा है? अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है। और साथ साथ ओजोन लेयर में होल का पता किसने लगाया था? यह ब्रिटिश दल ने इसका पता लगाया था। इसके अतिरिक्त और क्या बात करना शुरू करेंगे, यह ओजोन लेयर जो है इसकी मोटाई किस मौसम में सर्वाधिक होती है और किस मौसम में सबसे कम होती है? सर्वाधिक ओजोन लेयर की मोटाई जो होती है वसंत ऋतु में होती है, और सबसे कम जो मोटाई होती है ओजोन लेयर की वह कह सकते हैं जो शरद ऋतु आती है उसमें ओजोन लेयर सबसे हल्की होती है, क्योंकि शरद ऋतु में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए ओजोन लेयर उसमें पतला होता है। और जो वसंत ऋतु में जलवाष्प की मात्रा कम होने की वजह से ओजोन लेयर की मोटाई ज़्यादा होती है। और साथ साथ ये ध्यान रखना होगा आपको, जलवाष्प में क्या लेना देना? सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुंचाती है ओजोन लेयर के कोई गैस तो है जलवाष्प है। जलवाष्प ही एक ऐसी गैस है जो ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हर जगह ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा क्या, एक बार 2011 IAS में UPSC में क्वेश्चन आ चुका है, जब तक ऑप्शन में जलवाष्प रहेगा आप जलवाष्प लगाएंगे, जब जलवाष्प नहीं रहेगा तभी अन्य ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाले कंपोनेंट जो है वो जलवाष्प ही है। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में ओजोन लेयर कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? 20 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और टोटल समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो कहाँ तक है? 50 किलोमीटर। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करना शुरू करेंगे तीसरा मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल मेसोस्फीयर के बारे में बात करना शुरू करेंगे। 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह तापमान यहाँ धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। फिर एक बार तापमान में डिक्रीजमेंट अर्थात कमी होना शुरू हो जाती है, अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते आते तापमान जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यहाँ तापमान में बहुत कमी पाई जाती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि यहाँ धूल गैस जलवाष्प के कण नहीं पाए जाते। वायुमंडल एकदम क्लियर होता है, धूल गैस जलवाष्प के कण ना के बराबर पाए जाते हैं। इसलिए जो सूर्य के किरणें होती हैं वो सीधे चली जाती हैं, सीधे निचले मंडल की तरफ चली जाती है। सूर्य के किरणों को परावर्तित करने वाला, टकराने वाला या कैसे तो रोकने वाले कोई पार्टिकल नहीं मौजूद होते हैं, इसलिए यहाँ जलवाष्प कह सकते हैं। जलवाष्प या अन्य पार्टिकल उपस्थित नहीं होते, इसीलिए इस मंडल में तापमान में कमी पाई जाती है। ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तीसरे मंडल के बारे में हम बात करना शुरू कर रहे थे। कौन सा मंडल? मध्य मंडल के बारे में बात कर रहे थे। ऊंचाई इसकी कितनी है? 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के बारे में, ठीक है। यहाँ तापमान में कमी पाई जाती है, अर्थात 80 किलोमीटर के आसपास जाते जाते तापमान में कमी जो होती है वह -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। यह तापमान में कमी क्यों होती है? क्योंकि इस मध्य मंडल में धूल गैस जलवाष्प के कण नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाने की वजह से ही सूर्य की किरणें सीधे निचले मंडल की ओर अग्रसर होती हैं। सो दैट कह सकते हैं यहाँ पर जो है तापमान को कह सकते हैं सूर्य की किरणों को रोकने वाले कोई पार्टिकल या कंपोनेंट नहीं है, अतः यहाँ तापमान में डिक्रीजमेंट कमी रहती है जो 80 किलोमीटर के आसपास -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। बात कर रहे थे मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल में तापमान में कमी जो है वो -100 डिग्री
सेंटीग्रेड तक पाई जाती है। इसके बाद हम वायुमंडल के बारे में बात करना शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, उल्कापिंड संबंधी घटनाएं जो होती हैं इस मध्यमंडल में ही घटित होती है, अर्थात कैसे उल्कापिंड या उल्काश में जो भी होता है वह मध्यमंडल में आता है। तो कह सकते हैं कुछ ना कुछ ऑक्सीजन या अन्य गैसों की मात्रा यहाँ उपस्थित होने की वजह से तेजी से जल के राख हो जाता है। जब जल करके राख हो जाता है तो उसे उल्काश में कहा जाता है। कोई भी पिंड अंतरिक्ष में आता हुआ यदि मध्यमंडल में जलकर राख हो जाता है तो उसे उल्काश में कहा जाएगा, लेकिन अगर वह पृथ्वी पर या कहीं आकर के गिरता है किसी क्षेत्र में तब उसे उल्कापिंड कहा जाता है। इस मंडल में मध्यमंडल में आकर के ही क्यों जलता हुआ, क्योंकि यहाँ कुछ गैस कुछ न कुछ गैसों की मात्राएं पाई जाती हैं। पूरी तरह से कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ गैसें नहीं होती हैं, और गैसों की कुछ मात्राएं पाए जाने की वजह से यहाँ पर उल्कापिंड या उल्काश में संबंधी घटनाएं होती है। वो जलेगा, धूल गैस राख के कुछ कण बनेंगे, इन्हीं धूल गैस राख के कणों की वजह से बादलों का निर्माण भी मध्यमंडल में ही कुछ हद तक होता रहता है। ठीक है, पूरी तरह से तो बादलों का निर्माण होना क्षोभमंडल में होगा, लेकिन कुछ हद तक बादलों का निर्माण भी मध्यमंडल में होता है। विशेष प्रकार के बादल, उनका क्या नाम है इसको बताते हैं अभी। आयनमंडल के बारे में जब बात करना शुरू करेंगे तो आयनमंडल में आवेशित कण पाए जाते हैं। आयनमंडल में आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, आवेशित कण जो है, आवेशित कण, ये आवेशित कण रेडियो तरंगों का परावर्तन करते हैं। रेडियो तरंगों का परावर्तन, ठीक, रेडियो तरंगों का परावर्तन। यह रेडियो तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, इन्हें चार नाम से बांटा गया, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, जो परतें हैं आयनमंडल की परतें हैं, डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत। ठीक है, चार परतों के रूप में इन्हें डिवाइड किया गया। ठीक है, वास्तव में रेडियो तरंगे जो हैं, डी परत जो होती है देह रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, देह रेडियो तरंगों। ठीक है, ऐसी रेडियो तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है देह को। और ई और एफ परत जो होती है, ठीक है, लघु, मध्यम और लघु, मध्यम और लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। डी परत जो होती है आयनमंडल की, डी परत दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। ई और एफ परत होती है मध्यम और लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। और साथ साथ जो जी परत होती है, ठीक है, यह तीनों प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, दीर्घ का भी, ठीक है, मध्यम का भी और लघु का भी। तीनों प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन ये आयनमंडल की जी परत से होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कह सकते हैं आयनमंडल में जो कह सकते हैं जो हमारे संचार उपकरण होते हैं, ठीक है, या फिर हम टेलीफोन यूज करते हैं, दूरसंचार यूज करते हैं, या फिर कह सकते हैं रेडियो या टेलीविज़न, इन सब का जो प्रसारण होता है, ठीक है, इनकी जो तरंगें लौट करके आती है वो आयनमंडल से ही टकरा करके वापस लौटती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करेंगे लास्ट वाला जो मंडल है वायुमंडल, एक्सोस्फीयर के बारे में बात करना शुरू करेंगे। वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल जो पृथ्वी के सबसे लास्ट परत अर्थात कह सकते हैं पांचवी परत, 1 2 3 4 5, पांचवी परत, कहीं कहीं छठवीं परत, सातवीं परत भी नाम दे दिया जाता है, 1 2 और डिवाइड कर देते हैं, कुछ किताबों में देखा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसकी ऊंचाई जो होती है 80 से लेकर 640 से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। जो उपग्रह लगाए जाते हैं, सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, वो वायुमंडल में ही लगाए जाते हैं, अर्थात जो उपग्रह पृथ्वी के किनारे पृथ्वी पर सूचना या कह सकते हैं जानकारी देने के लिए, ठीक है, संचार संबंधी जानकारी के लिए, गतिविधियों के लिए उपग्रह जो स्थापित किए जाते हैं वह कहीं न कहीं वायुमंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, या कह सकते हैं दूरसंचार उपग्रह, ठीक है, या फिर जो भी सैटेलाइट हैं, ठीक है, वो सबके सब वायुमंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। तो ये रहा कह सकते हैं पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली वायुमंडल की परतों के बारे में। इसमें सब कुछ कह सकते हैं हमने बताया अच्छे से। थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा, परतों का क्रम ध्यान रखिए, किस मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं, थोड़ा सा इस पर ओवरव्यू या सारांश देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली परत बताया था क्षोभमंडल। क्षोभमंडल सबसे निचली परत होती है, ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जो पृथ्वी से कहीं 8 किलोमीटर कहीं 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। दूसरा बताया समताप मंडल जो 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। तीसरा बताया मध्यमंडल जो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। चौथा बताया आयन मंडल, ठीक है, आयनमंडल जो 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। पांचवा बताया वायुमंडल एक्सोस्फीयर जो 640 से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। क्षोभमंडल में बताया था सबसे निचली परत होती है और साथ साथ तापमान में कमी होती है। वो कमी 165 प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके अतिरिक्त मौसम संबंधी समस्त घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती हैं और साथ साथ हेलीकॉप्टर उड़ाने की जो कंडीशन होगी वो क्षोभमंडल में रहेगी, लेकिन वायुयान उड़ाने की जो कंडीशन होगी वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं समताप मंडल में पाई जाती है। और साथ उल्कापिंड वाली घटना जो होती है, उल्कापिंड या उल्काश वाली घटना जो होती है वह मध्यमंडल में होती है। रॉकेट
जिसके माध्यम से उपग्रह को भेजा जाता है वो आयनोस्फीयर या आयन मंडल तक जाते हैं। यहाँ से उससे अलग करके उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ठीक है, रॉकेट जो होते हैं वो आयनोस्फीयर या आयन मंडल तक ही उपग्रह को ले जाता है। ठीक है, इसके बाद आयनोस्फीयर या आयन मंडल जो होता है इसमें उपग्रह सैटेलाइट जो होते हैं पृथ्वी के चारों ओर जानकारी के लिए स्थापित किए जाते हैं, वह लगाए जाते हैं। तो इस घटनाओं को ध्यान रखेंगे। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कंडीशन, यहाँ जहाज उड़ाने की कंडीशन पाई जाएगी। जहाज मतलब वायुयान, ध्यान रखिएगा। मध्यमंडल के बारे में बात करेंगे तो मध्यमंडल में उल्कापिंड या उल्कास्प की घटना होगी। आयन मंडल के बारे में बात करेंगे, रॉकेट वाली घटना आयन मंडल में होगी। और वायुमंडल में बात करेंगे तो ग्रह या सैटेलाइट जो होंगे वो वायुमंडल में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो यह रहा थोड़ा बताया समताप मंडल क्या, समताप मंडल में कौन सी कंडीशन होगी। समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाएगी, सघनता 20 से 35 किलोमीटर तक होगी। ओजोन अर्थात O3 ऑक्सीजन का प्ररूप होता है। ओजोन लेयर करता क्या, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। और ओजोन लेयर के बारे में कुछ अन्य चीज़ें बताया। ओजोन लेयर की मोटाई किससे मापते हैं, डाप्सन से मापते हैं। ओजोन लेयर की मोटाई किस महीने में ज़्यादा होती है, किस महीने में कम होती है। तो बताया बसंत ऋतु अर्थात क्या फरवरी मार्च के बीच में ज़्यादा होती है, सितंबर अक्टूबर अर्थात कह सकते हैं शरद ऋतु में ओजोन लेयर की मोटाई कम होती है। ओजोन में जो छिद्र हो रहा है अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है, कुछ कह सकते हैं गैसों हानिकारक गैसों की वजह से, जैसे कह सकते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर कुछ अन्य गैसें जलवाष्प भी उसमें उत्तरदायी है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर के छिद्र का पता 1985 में जोसेफ ब्रिटिश से कह सकते हैं वैज्ञानिकों के दल ने लगाया था। और ओजोन लेयर के बारे में सबसे पहले जो खोज किया था वो जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसके अतिरिक्त मध्यमंडल बताया था। मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक था। मध्यमंडल के बाद आता है आयन मंडल। यहाँ गैसें आवेशित कणों के रूप में पाए जाएंगे। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगे जो है वास्तव में आयन मंडल की 4 परतों से परावर्तित होती हैं, D, E, F और G। यह 4 परतें हैं। ठीक है, अब इन 4 परतों से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। D परत जो होती है दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। E और F परत मध्यम और लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। और G परत जो होती है वो दीर्घ मध्यम और लघु तीनों प्रकार के रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। इसके बाद लास्ट वाला जो मंडल बताया था वायुमंडल था। वायुमंडल की जो ऊंचाई थी वह कह सकते 640 से 10,000 किलोमीटर तक था। यहाँ भी गैसें आयन के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ भी कह सकते हैं तापमान में वृद्धि तो होती जाती है, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ तापमान में वृद्धि कम होती है। इसके अतिरिक्त यह मंडल जो होता है उपग्रह स्थापित करने के लिए, सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए उपयुक्त होता है। तो इतना वायुमंडल की परतों में जानते रहिएगा। आपका टेट, सुपर टेट या छोटे एग्जाम जो वनडे एग्जाम है उन सब के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आज के लेक्चर में स्पीड कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन आप इसी स्पीड के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर GS पढ़ना तो बहुत तेज पढ़ना होगा और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानना होगा। आपके जैसे भी कैसे जो भी दिक्कतें होंगी आप कमेंट में उसे ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।